हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उत्तर व्यवहारवाद बी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट। इस व्याख्यान से पूर्व हमने व्यवहारवाद के संबंध में एक व्याख्यान पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि कई राजनीतिक वैज्ञानिकों ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना करते हुए व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया था, लेकिन 1960 के दशक की समाप्ति से पूर्व डेविड ईस्टन के द्वारा, जो स्वयं भी व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादक में से थे, उन्होंने व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया। उनका ये मानना था कि जब व्यवहारवादी कई सिद्धांत और अधिसिद्धांत आदि के निर्माण में लगे हुए थे, तो उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था। उस समय आणविक अस्त्रों का आतंक बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका में आणविक अस्त्र शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी और अन्य कई देश भी आणविक अस्त्रों से संपन्न होते जा रहे थे। साथ ही उस समय कुछ देशों में गृह युद्ध की स्थिति थी और तानाशाही शासन के अभ्युदय की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही थी। इसी तरह से सामाजिक विभेद, अमीरी और गरीबी आदि के विभेद, जाति, धर्म आदि के विभेद बढ़ते जा रहे थे। इनके संबंध में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए उत्तर व्यवहारवादियों का ये प्रश्न था कि इस तरह का शोध या अनुसंधान जो राजनीतिक वैज्ञानिक कर रहे हैं, इसकी उपयोगिता ही क्या है, जब इसने समाज और राजनीतिक व्यवस्था के इन तीव्र संकटों और समस्याओं के निदान किए ही नहीं थे, इनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि इसका प्रमुख प्रतिपादक डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में क्या कहा है। डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कई कारण थे। डेविड ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते हैं, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। डेविड ईस्टन ने इसकी परिभाषा देते हुए भी कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है, जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशा में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत की उपलब्धियों को सिखाते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। डेविड ईस्टन ने यह बताया कि ये व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। हम ही देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का विरोध करके व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से ये कोशिश की गई कि राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक स्वरूप दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद स्वयं व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त और अपूर्ण अनुभव करने लगे। वो इसलिए अनुभव करने लगे क्योंकि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान होता है, उस तरह की अध्ययन पद्धतियों को अगर हम सामाजिक विज्ञानों पर लागू करें तो वो बहुत घातक हो जाता है और वो असंभव होता है, क्योंकि समाज और व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। उसका जो औपचारिक व्यवहार है, यानी जो ऊपर का जो व्यवहार है मनुष्य का, और उसके अंदर जो मन में चल रहा है, यानी उसके अचेतन मन में जो चल रहा है, वो इच्छाएं, आकांक्षाएं, विश्वास, भावनाएं वो अलग होती हैं। तो हम अगर ऊपर से उसके व्यवहार का परीक्षण करें और उसके अंतःस्थल में नहीं झांक पाएं, तो ऐसी स्थिति में व्यवहारवाद के द्वारा किया गया जो विज्ञान का प्रयोग है कि हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कर लेंगे, तो वो संभव ही नहीं है। मनुष्य के व्यवहार में
परीक्षण योग्य सामान्यताएं नहीं खोजी जा सकती कि जिनका बार बार परीक्षण किया जाए, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार बार बार बदलता रहता है। हो सकता है वही परिस्थितियां हो तो एक परिस्थिति में उसका व्यवहार अलग तरह का होगा, फिर वही परिस्थितियां हो तो उसका व्यवहार दूसरे तरीके का हो सकता है, और उसमें अद्वितीय यानी अकस्मात घटनाएं भी घटती रहती हैं। तो जैसे मान लो किसी मनुष्य ने किसी एक राजनीतिक दल को वोट दिया है या उसका वो बहुत पक्षधर है, लेकिन कुछ समय बाद वो हो सकता है कि उसको वोट ना दे, उसका पक्षधर ना रहे। हो सकता है कि विधायक जो हैं उनका बार बार मन बदलता रहे, वो कभी किसी विधेयक के पक्ष में मत दें, किसी विधेयक के पक्ष में मत दें। उस मतलब समान परिस्थितियां होते हुए जिस तरह से न्यायाधीश भी अपने निर्णयों को बदलते रहते हैं, उसी तरह से विधायक, मंत्री आदि सभी जो राजनीतिक नेतागण हैं, वो अपने अपने व्यवहार को, अपने अपने मतों को बदलते रह सकते हैं, तो उनका सामान्यीकरण नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के जो आधारभूत लक्षण या मान्यताएं हैं, वो क्या बताए गए हैं। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताओं का उल्लेख किया है। इन्हें हम प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारते हैं। तो इसमें इन्होंने पहला ये बताया, प्रविधि से पूर्व सार, यानी तकनीक से पहले सार आना चाहिए। इनसे पूर्व जो व्यवहारवादी थे, उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग पर बहुत बल दिया, लेकिन अपने इस प्रयास में उन्होंने अध्ययन के उद्देश्य की उपेक्षा की है। उनका ये कहना है कि पहले अध्ययन का उद्देश्य यानी सार तय किया जाना चाहिए और तब इसकी प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि अध्ययन का उद्देश्य हमारे समय की समस्याओं को हल ढूंढना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तकनीक का प्रयोग होना चाहिए। शोध के लिए तकनीक की जरूरत होती है, किंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जिसके लिए इसे अपनाया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपके पास खेत ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, गेहूं ही नहीं है और आपने बहुत सारे उपकरण जैसे ट्रैक्टर, मशीनें आदि वो आप ले आए, तो भी फसल कैसे उत्पन्न होगी। यानी सबसे पहले जमीन और अनाज तो होना चाहिए, उसके बाद ही तो तकनीकें काम में आएंगी ना। तो इसी तरह से इनका ये कहना है कि पहले उद्देश्य और सार होना चाहिए, उसके बाद तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि दूसरा इनका महत्वपूर्ण ये इन्होंने बताया है कि उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। इनसे पूर्व जो व्यवहारवादी थे, वो तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखते थे, यानी वो देखते थे कि राजनीतिक समाज में क्या हो रहा है, यानी राजनीति में क्या हो रहा है, वास्तव में क्या चीज़ घट रही है। जैसे असमानता है या बहुत ज़्यादा आर्थिक विषमता की वजह से लोग परेशान हैं, तो ये केवल उन तथ्यों के का वर्णन और उनका विश्लेषण ही करता है। ये इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उनकी सामाजिक प्रासंगिकता क्या है। व्यवहारवादी केवल जो भी सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसके केवल उदासीन साक्षी बन जाते हैं, केवल उसको देखते रहते हैं, तो लेकिन सामाजिक परिवर्तन वो करना ही नहीं चाहते। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए उन मूल्यों का समर्थन जो उचित दिशा में सामाजिक परिवर्तन कर सकें। यानी कि अनुदारवाद या रूढ़िवाद का ये विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन होते रहने चाहिए और उचित दिशा में होते रहने चाहिए, जिससे समाज में उदारवादी मूल्यों का मतलब उदारवादी मूल्यों की स्थापना हो, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन सब की स्थापना होनी चाहिए। तो वो इस बात पर बल देते हैं। समकालीन समस्याओं के विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता है। फिर उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि राजनीति विज्ञान इसलिए पूर्ण नहीं बनता कि उसका केवल एक वैज्ञानिकीकरण कर दिया जाए। इनका मानना है कि इसका पूर्ण विकास और उसकी सार्थकता इसमें निहित है कि जो विश्व है उसमें जो भी राजनीतिक सामाजिक समस्याएं और संकट हैं, उनका वो किसी भी तरह से हल करे। जैसे वो ये मानते हैं
कि इस वक्त आणविक युद्ध का भय, शस्त्रों की दौड़, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ प्रदूषण है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एक और कई देशों में भयंकर गरीबी और दूसरी और विपुल संपन्नता का सह अस्तित्व है। ये ऐसे संकट हैं जिनका यदि तुरंत उपचार न किया गया तो सारी मानवता का विनाश हो सकता है। तो इनका ये मानना था कि राजनीति विज्ञान का औचित्य तभी सर्वमान्य होगा जब समाज में जो भी विषमताएं, संघर्ष, दबाव, तनाव आदि हैं, उनके लिए उचित समाधान किए जाएं। तो इन्होंने समस्याओं के समाधान पर बल दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यवहारवादियों ने तो मूल्य को अलग रखा था, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी मानते हैं कि मूल्य राजनीतिक अध्ययन का अभिन्न अंग है। उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि मानव समाज के लिए केवल उसी ज्ञान का महत्व है जो मूल्यों पर आधारित हो। यदि मूल्यों की उपेक्षा की जाती है तो ऐसे ज्ञान का प्रयोग मानव समाज के हितों के विरुद्ध भी किया जा सकता है। उनका ये कहना था कि सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों को शोध के पूर्व कथन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि मूल्यों का प्रयोग न किया जाए तो इस बात का खतरा रहेगा कि ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाएगा। अर्थात मान लीजिए लोकतंत्र, स्वतंत्रता ये बहुत अच्छे मूल्य हैं और अगर हम इन मूल्यों को अलग रख दें तो हम कई बातों तानाशाही या अधिनायकवादी शासन प्रणाली का भी समर्थन कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो अधिनायकवादी शासन प्रणालियाँ मनुष्यों के लिए कभी अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें एकाधिकारी प्रवृत्ति होती है। कुछ लोग या एक शासक कई लोगों पर अत्याचार या मनमाने तरीके से शासन कर सकता है। तो हमें पहले मूल्यों को देखना चाहिए कि मनुष्य स्वतंत्र हो, समान हो। इसके लिए लोकतंत्र शासन प्रणाली ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह से हमें मानव समाज का कल्याण करने के लिए मूल्यों को तो राजनीति में सम्मिलित करना ही पड़ेगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए अन्याय है समाज में, तो हम ये कोशिश करेंगे कि समाज में न्याय के लिए क्या करना चाहिए। तो इसलिए ये मूल्यों को स्थापित करने पर जोर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवाद के अनुसार समाज में राजनीतिक वैज्ञानिकों सहित सभी बुद्धिजीवियों की एक विशिष्ट भूमिका है। उनका ये दायित्व है कि वे उदारवादी मानव मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों और इसी से मानव सभ्यता की रक्षा हो सकेगी। उनका यह कहना है कि जैसे मूल्य रहित शोध की अवधारणा खतरनाक है, वैसे ही मूल्यों के प्रति तटस्थ और उदासीन बुद्धिजीवी भी अभिशाप हैं। तो वे वैज्ञानिक अध्ययन की आड़ में मानव समाज के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए उनका ये कहना है कि बुद्धिजीवियों को मानव मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इनका जो छठा पॉइंट है वो ये है कि राजनीति विज्ञान, कार्य विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों है। क्योंकि पहले जो व्यवहारवादी थे उन्होंने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर राजनीतिक विज्ञान को एक मनन विज्ञान या चिंतन विज्ञान में बदल दिया था और उसके जो क्रियात्मक पक्ष था, यानी जो कार्य जिससे वो कोई कार्य करे, उसकी उसने घोर उपेक्षा की थी। उन्होंने शोध कार्य से ऐसे निरर्थक और सारहीन ज्ञान का अर्जन किया जिसका सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से कोई महत्व नहीं था, जबकि इस अर्जित ज्ञान की पूर्णता और सार्थकता इस तथ्य में निहित होती है कि उसे व्यवहार में किस सीमा तक लागू किया जा सकता है। डेविड ईस्टन का ये कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जानने का अर्थ है प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में लागू करना और इस प्रकार कार्य करने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन में व्यस्त होना। यानी कि ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए जो समाज के पुनर्निर्माण में सहायक हो। इस प्रकार मनन पक्ष की तुलना में उसके कार्य पक्ष का अधिक महत्व होता है। यानी कि हमने जो भी ज्ञान अर्जित किया उसको आप कार्य रूप में परिणत जब तक नहीं करोगे तब तक उसकी कोई सार्थकता है नहीं। जैसे मान लो बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि हमसे सत्य बोलो या चोरी मत करो, लेकिन हमने इसको केवल ज्ञान ही दिया है और वो वास्तव में झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं, तो फिर उसका मतलब ही क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि जो भी चीज़ हमने जान ली उसको कार्य रूप में परिणत भी किया जाए। तो
इसीलिए व्यवहारवाद की तुलना में ये उत्तर व्यवहारवाद को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा सातवां ये है कि व्यवसाय का राजनीतिकरण अनिवार्य और वांछनीय है। राजनीतिक वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। जो व्यवहारवादी थे वे तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते थे। वे समाज की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका अदा नहीं करते थे। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों ने ये माना कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। उनका कहना था कि शिक्षा संस्थान हो या विश्वविद्यालय हो, सबको मानव मूल्यों की रक्षा के लिए, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अपने आप को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध कर लेना चाहिए। विभिन्न व्यावसायिक समुदाय भी सामाजिक राजनीतिक संघर्ष में स्वयं को अलग नहीं रख सकते। इसीलिए उन्होंने व्यवसाय के राजनीतिकरण को अनिवार्य और वांछनीय बताया है। अब हम देखते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद है उसकी भी अनेक बार आलोचना की जाती है। तो वो आलोचनाएं किस आधार पर की जाती हैं? पहला तो ये माना जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध है। उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में मूल्य और तथ्य दोनों को महत्वपूर्ण माना है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो वो मूल्य प्रधान है, आदर्शवादी हैं और व्यक्तिनिष्ठ हैं। दूसरी तरफ वो मूल्य निरपेक्ष है, यथार्थवादी है और वस्तुनिष्ठ भी है। तो ये दोनों ही चीज़ें होना असंभव है। यानी एक तरफ तो आप वैज्ञानिक भी बनो और दूसरी तरफ आप आदर्शवादी भी बनो। तो इससे क्या होता है कि अंतर्विरोध सा उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए कई बार उत्तर व्यवहारवाद को कहते हैं कि ये अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये कहते हैं तकनीक से पहले सार यानी उद्देश्य आना चाहिए। लेकिन जब हमारा पहले से उद्देश्य तय है, जैसे हम पहले से ही मान लें कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है और बाद में उसी को प्रूव करने के लिए तकनीकों का प्रयोग करते हैं, तो यह अध्ययन पूर्वाग्रह से पीड़ित हो जाता है। या हम जब ये मानते हैं कि जाति भेद या धर्म भेद किसी राजनीतिक व्यवस्था को नहीं करना चाहिए, तो हम पहले से ही इस पूर्वाग्रह से पीड़ित हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको अवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वो है कि जैसा है वैसा ही आप अध्ययन करें। लेकिन इसमें अगर उद्देश्य पहले से ही तय है और बाद में आप तकनीकों का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए ये अवैज्ञानिक दृष्टिकोण माना गया है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर व्यवहारवाद में एक तरह से अमेरिका से प्रभावित विचारधारा थी। इसमें ये माना गया था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। यानी कि ये जो उदारवादी मूल्य थे, जिसमें व्यक्ति को हर तरह से हस्तक्षेपवादी नीति को अपनाया जाता है, तो उस उदारवादी विचारों को ये बल देते थे। लेकिन उस समय जो समाजवादी और प्रत्ययवादी विचारधाराएं चल रही थी, यानी जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता से ज़्यादा समानता को महत्व दिया जा रहा था, वो इन उदारवादी मूल्यों से सहमत नहीं थी। तो उनका कहना था कि ये शाश्वत मूल्य नहीं है, इन मूल्यों का मात्र सापेक्षिक महत्व है। इसके अलावा तृतीय विश्व के लिए भी इनका सीमित महत्व रहा उत्तर व्यवहारवाद का, क्योंकि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश थे उनमें राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्नता और जनसंख्या विस्फोट बहुत हो रहा था और इनको ये अत्यंत आवश्यक था कि इनमें तीव्र आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता इनको प्राप्त हो। लेकिन जो उत्तर व्यवहारवाद द्वारा समर्थित मानव अधिकार और विश्व पर्यावरण संरक्षण की जो अमेरिकी नीति थी, वो इन तृतीय विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर दबाव डाल रही थी कि भाई वो मानव अधिकारों की रक्षा करें और पर्यावरण संरक्षण करें। तो इनको लगता था कि ये हम पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि इनको अभी इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, इनको तो तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकता थी। तो इसलिए इनको तृतीय विश्व के देशों को ये अमेरिकी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद वगैरह, ये इनको पसंद नहीं आई। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की विचारधारा इसको माना जाता है कि जब शीत युद्ध का काल था, तो अमेरिकी राष्ट्र जो था साम्यवाद के प्रतिरोध के लिए संघर्ष कर रहा था और जो व्यवहारवादी थे वो राजनीतिक सिद्धांतों की खोज में जुटे हुए थे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब वो वैज्ञानिक सिद्धांतों की खोज में जुटे हुए थे।
तो उत्तर व्यवहारवादी ने माना कि ये व्यवहारवाद की अप्रासंगिकता है और निष्क्रियता है और राष्ट्रीय समय और धन की बर्बादी है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों पर भी ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने केवल अमेरिका के हित में ही, अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ही इस उत्तर व्यवहारवाद का सूत्रपात किया था। तो इसको अमेरिकी राष्ट्रीय हितों की प्रतिनिधि विचारधारा माना जाता है। तो इस तरह से उत्तर व्यवहारवाद की भी काफ़ी आलोचनाएं की जाती हैं। धन्यवाद।